राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का यह अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांव तक पहुंच रहा है। जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्र में आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद वहां की जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज राजौरी का दौरा किया, जिसमें 2 कैप्टन सहित 4 सैन्यकर्मी की मौत हो गई थी। आतंकी हमले के बाद इलाके में 3 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। राजौरी में सेना के जवानों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले मंदिर में जोरों पर तैयारी की जा रही है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम से पहले 27 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के बारे में जानकारी साझा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। खबरों की माने तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भी समारोह में कोई प्रतिनिधि भेजने की संभावना नहीं है। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। समुद्र से एन्नौर में एक निजी उर्वरक कंपनी तक अमोनिया गैस ले जाने वाली पाइपलाइन में मंगलवार रात रिसाव हो गया, जिससे पेरियाकुप्पम और चिन्नाकुप्पम के निवासियों में दहशत फैल गई। रसायन की तेज गंध ने उनकी नींद में खलल डाला, जिससे चिंता बढ़ गई। हालांकि गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बुधवार सुबह 3 बजे तक हवा और समुद्र में अमोनिया का स्तर खतरनाक ऊंचाई तक बढ़ गया। उत्तर भारत के कई राज्य फिलहाल कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और अन्य राज्य काफी समय से शीतलहर और घने कोहरे के साए में हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली में इसी कोहरे की घनी परत छाई रही। 27 दिसंबर यानी बुधवार को कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई। कोहरे की मोटी चादर के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू धर्म पर नवीनतम विवादास्पद टिप्पणी के लिए आलोचना की। पार्टी के एक सांसद ने मौर्य की टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की। नई दिल्ली में इजरायल दूतावास के करीब सोमवार को धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूतावास ने घटना की पुष्टि की है और किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। खबरों की माने तो विस्फोट स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध कैद हुए हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता अधिनियम देश का कानून है और कोई भी इसके कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता। शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और इस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ILBS ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 वर्षों की अवधि में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ILBS ने 1000 से अधिक यकृत प्रत्यारोपण और लगभग 300 गुर्दा प्रत्यारोपण किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ILBS जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन रहा है, जहां अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस अवसर पर ILBS की पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देती हूँ। सभी स्टूडेंट्स के परिवारजनों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। ILBS ने केवल 13 वर्षों की अवधि में ही अपनी विशेष पहचान बनाई है। इस ख्याति के पीछे आपके संस्थान के विश्व स्तरीय दक्षता और निष्ठा की भूमिका रही है। निरंतर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और विशेषज्ञता को समृद्ध करने के लिए मैं आप सबकी
सराहना करती हूँ। मैं ये जानकर अत्यंत प्रभावित हुई हूँ कि ILBS में 1000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट और लगभग 300 रीनल ट्रांसप्लांट्स आपकी सफलता के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं ILBS से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती सभी चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबने मेडिकल एजुकेशन में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यहाँ एक पहचान के लिए आप सबने कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम किए हैं, कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं तथा निष्ठापूर्वक मरीजों की सेवा की है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले 65 स्टूडेंट्स में 37 बेटियां हैं। आज आप सब ने सुपर स्पेशलिस्ट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आप सब मेडिकल फ्रेटर्निटी के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। आम बोलचाल की भाषा में कोई कहते हैं कि आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स अब बड़े डॉक्टर बन गए। बड़े डॉक्टरों का सम्मान तो अधिक मिलता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सब सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में पूरी विनम्रता, सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लाइफ साइंसेस और आधुनिकतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना एक समयानुकूल पहल है। मैं चाहूंगी कि चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी ILBS में विश्व स्तरीय कार्य होता रहे। हमारे देश में लीवर से जुड़ी स्वास्थ्य से समस्याओं गंभीर है। उनके कारण होने वाले रोगों की भारी संख्या चिंताजनक है। पर्याप्त संख्या में ऑर्गन्स की उपलब्ध न होने के कारण बहुत से मरीज लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट अथवा किसी अन्य ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं। बहुत से मरीज बड़ी कठिनाई और विलंब के बाद ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। दुर्भाग्य से ऑर्गन डोनेशन से जुड़े अनैतिक कृत्य भी समय समय पर उजागर होते रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान करना एक जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन यानी देहदान के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक जागरूकता अभियानों का आयोजित करने की आवश्यकता है। हवाई यात्रा में ऑक्सीजन मास्क के प्रयोगों के बारे में बताया जाता है कि यात्रीगण पहले स्वयं ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों को सहायता करें। अभिप्राय ये है कि अपनी देखभाल करके ही आप दूसरों की देखभाल करने में सक्षम बने रहेंगे। हर क्षेत्र में सक्रिय लोग अपने क्षेत्रों के आइकन तथा रोल मॉडल्स के आदर्शों को अपने सामने रखते हैं। भारत में मेडिकल केयर के क्षेत्र में भारत रत्न के अलंकृत डॉक्टर BC राय ने उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। वे एक बहुत सफल डॉक्टर होने के साथ साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का पूर्णतः पालन करते हुए वो मरीजों की निःशुल्क सेवा भी करते रहते थे। उनके नाम पर दिए जाने वाले डॉक्टर BC राय अवार्ड को हमारे देश में डॉक्टरों के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसे उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर आप सब विशेषज्ञता और मानव सेवा के नई प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बात की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है। युवा हो, महिला हो या गांव के वरिष्ठ नागरिक हो, ये सब आज मोदी की गारंटी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और इस गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है।
युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है, तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव-गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है। जिस प्रकार देश के गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि-कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, उमंग रहता है। मैं भी कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगा, उसकी गारंटी देता हूं। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा मेरी गारंटी है। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जनपद कौशाम्बी स्थित महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 60 वर्ष पहले स्थापित यह कॉलेज शिक्षा के एक उत्तम केंद्र के रूप में विद्यमान है। उन्होंने संस्थापकों की भावना के अनुरूप यह कॉलेज नित नए प्रतिमान स्थापित करे, इसी कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि 2526 बच्चे वर्तमान में इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 1353 बालिकाएं हैं। महेश्वरी प्रसाद कॉलेज के आज के इस समारोह में विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे आप सबके बीच में आकर के
अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि कौशाम्बी जनपद के इस आलमचक में आज से 6 दशक पूर्व जब अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने और उस परंपरा को यहाँ की स्मृतियों में बने रहने के लिए जब उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने इस विद्यालय की शुरुआत की होगी, उस समय ये क्षेत्र कितना पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मन में एक भाव था परोपकार का, जन सेवा का, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करके हुए उनके नाम की अमरता को बनाए रखने का। और आज उनका ये सपना यहाँ पर महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में साकार रूप से हम सबके सामने मूर्त रूप में है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति, पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2526 बच्चे वर्तमान में यहाँ इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। बहुत शुभ संकेत है, बालिकाएं स्कूल आ रही हैं। बालकों की संख्या मात्र 1173 है, यानी बेटियां एक बार फिर से यहाँ पे भी स्थान प्राप्त कर ली, आगे अपना स्थान बना ली है। ये जो 2500 से अधिक बालकों को उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के गांव के इर्द गिर्द शिक्षा का एक उत्तम केंद्र मिला है, इसके प्रति विद्यालय के संस्थापकों के प्रति, जिस महापुरुष के नाम पर है उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग अपने प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी दीक्षांत समारोह होता था, उसमें एक आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही बात करता था, यही भाव व्यक्त करता था कि उपदेश का सार यहाँ से शुरू होता है, जो आज भी तैत्तिरीय उपनिषद में हम सबको इस बारे में देखने को मिलता है कि सत्यम वद धर्मम चर, यहाँ से शुरू होकर के और फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी का पालन करते हुए, यानी अतिथि यानी देवो भव का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, अंतःकरण से श्रद्धा का भाव। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके द्वारा किए गए योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव। पिछले 59 वर्षों में हजारों बच्चों ने यहाँ से शिक्षा अर्जित की होगी, वे ज्ञानवान बनकर के समाज में निकले होंगे, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। आज अगर वो कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे माँ बाप का संस्कार और माँ बाप के योगदान के साथ साथ इस विद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने उन्हीं के घर में शिक्षा का एक केंद्र बनवा करके उन्हें यहाँ पे एक उत्तम केंद्र बनाने की प्रेरणा दी। और आज यहाँ पर बाबू महेश्वरी प्रसाद जी की स्मृति को ताजा रखते हुए यह इंटर कॉलेज अपने इस भव्य इमारत के साथ यहाँ पर 2500 से अधिक बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उनके ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं एक बार फिर से बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विद्यालय परिवार को उनके वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में जो अपने संस्थापकों की स्मृति में मनाते हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह विद्यालय अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप नित्य नए विकास के प्रतिमान स्थापित करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। एआईसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। मणिपुर से मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक निकाली जाएगी, जो कि 14 राज्यों से होकर निकलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने 3 मुद्दे उठाए थे, लेकिन भारत न्याय यात्रा का विशेष मुद्दा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। भारी मात्रा में कल शंखनाद होगा। हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि। पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई। भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। ज़्यादातर बस यात्रा रहेगा, पर रोज पद यात्रा भी होगा। पर ये यात्रा है आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के मापदंडों को स्थापित करने में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा व्यक्ति और समाज के निर्माण में न केवल सेतु का काम करती है, बल्कि उच्च शिक्षा की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की गंगा को अविरल प्रभावित करने वाले इस संस्थान में जब भी आता हूँ तो निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शिक्षा के मापदंडों को स्थापित करने में उच्च शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा व्यक्ति और समाज इसके निर्माण में न केवल एक सेतु का काम करती है, बल्कि उच्च शिक्षा की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर
उनको विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी एवं बौद्धिक रूप से सशक्त किए जाने का काम निरंतरता से विश्वविद्यालय कर रहा है। पिछला वर्ष विश्वविद्यालय के लिए अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है, जहां एक और विश्वविद्यालय को अपने पहले ही प्रयास में NAAC द्वारा मूल्यांकन में B++ ग्रेड प्राप्त हुआ। वहीं विश्वविद्यालय के दिव्यांगों के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित किया। सभी उपलब्धियां विश्वविद्यालय के कुशल नेतृत्व और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के, विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय लगातार शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे अन्य गतिविधियों में भी लगातार विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ काम कर रहा है। विश्वविद्यालय आगामी 8 और 9 फरवरी 2024 को भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुझे ध्यान है कि एक समय था जब लोग इस विश्वविद्यालय पर सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी का कितना आगे बढ़ पाएगी, कितना रिजल्ट दे पाएगी। लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन बातों का जवाब अपने मुंह से नहीं दिया, बल्कि अपने कामों से उन्होंने, अपनी गतिविधियों से, अपने परिणाम से उन सबको जनता के सम्मुख, राज्य के सम्मुख, सबके सम्मुख रखने का काम किया है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व आपके जैसे युवाओं के सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आज लालायित है, आप सबका इंतजार कर रहा है। आप सभी जानते हैं वो समय नहीं है जब हम केवल एक काम सीखें और वही पूरे जीवन भर करें। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग वह पैटर्न है जिसका अब हम सभी को पालन करना होगा। इंडस्ट्री की मांग भी लगातार बढ़ रही है, सेवाओं की जो प्रवृत्ति है वह भी लगातार बदल रही है। इसलिए हमें अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करना होगा और जैसी समय की मांग है उस समय के अनुकूल स्वयं को बनाना होगा। मेरा मानना है कि जीवन में उत्साह, परिश्रम और संकल्प ये तीनों किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने देखा है जीवन में अगर आपके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगी, तो आपके अंदर ऊर्जा स्वतः ही आ जाएगी। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए इसमें आप सब अपनी भूमिका भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, निश्चित रूप से अपना योगदान सुनिश्चित करें कि मैं भी अपना योगदान किस रूप में इसमें कर सकता हूं। क्योंकि इसमें कोई यह बताने वाला नहीं है कि आपकी भूमिका क्या है। इसमें हर किसी व्यक्ति को, हमारे सभी छात्र छात्रा को, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को स्वयं के लिए अपनी भूमिका तय करनी है। क्योंकि आने वाला समय उत्तराखंड देश का सबसे समृद्धशाली और सशक्त राज्य हो, इस भावना से हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
स्वर्ग हम